पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे पैसे कमाए वेब डेवलपमेंट से। कोर्सेज बेचकर नहीं, एक्चुअल क्लाइंट की वेबसाइट्स पर आके। इतने सालों में मैंने एक चीज तो सीख ली है कि अगर आप लोगों को सही तरीके पता चल जाए तो आप आधी मेहनत में 10x चीजें अचीव कर सकते हैं। काफी मिसकंसेप्शंस एंड रॉन्ग एडवाइसेस है वेब डेवलपमेंट को लेकर, जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, खासकर 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। जॉब का क्या रास्ता है 2025 में और क्या ट्रेंड्स चेंज होने वाले हैं, सबकी हम लोग बात करेंगे। और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वेब डेवलपमेंट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। दिस इज अ नो BS वेब डेवलपमेंट रोड मैप फॉर 2025। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा व्हाट नॉट टू लर्न। आप लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं सीखना है, अवॉइड करना है थोड़ा सा, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक काफी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। जेक्वेरी को अवॉइड करना है। जेक्वेरी भी काफी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, क्योंकि जो जेक्वेरी है वो आज की तारीख में काम तो करेगी लेकिन कोई यूज नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वो सारे फीचर्स आ गए हैं। एडोबी फ्लैश यूज नहीं करना यार, क्योंकि एनिमेशंस आजकल जावास्क्रिप्ट से अचीव किए जा सकते हैं, और जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं जावास्क्रिप्ट के साथ जो आप यूज कर सकते हैं उससे अचीव किए जा सकते हैं। HTMX जैसी फैंसी टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करना। आपको नहीं पता ना HTMX क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक बिगिनर हो, जानो भी मत क्या होता है अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजीज बेकार हैं, बट बिगिनर्स के लिए बेकार हैं टू स्टार्ट विद। बिगिनर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डाउट है कि AI क्या करेगा, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और क्या काम मिलेगा आप लोगों को इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। एंड स्पीकिंग ऑफ काम, मैं आप लोगों को कल का इंसिडेंट बताता हूँ। कल मेरे पास, मैं इसी स्टूडियो में बैठा हुआ था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास एक कॉल आता है, और वो मेरे फ्रेंड का कॉल था जिसने मुझे एक क्लाइंट को रेकमेंड किया। उनकी एक ट्रैवल वेबसाइट थी जो कि बहुत ही बुरी तरह से वर्डप्रेस पर बनी हुई थी। मैंने उनको बताया कि आपके SEO के मैट्रिक्स बहुत ज्यादा खराब है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई सील्ड अ डील, क्योंकि मैं उनके पेन पॉइंट्स इलैबोरेट कर पा रहा था और उनको ये एक्सप्रेस कर पा रहा था कि उनको किस चीज की जरूरत है, कैसे करना है। और मैंने उनको बताया कि यार हम लोग ये सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे ओवर द नेक्स्ट मंथ, एंड आई चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी एज पर माई एक्सपर्टीज। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि काम है एंड पैसे भी हैं वेब डेवलपमेंट में। ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो आप लोगों को कोई स्कूल नहीं बताएगा, कोई कॉलेज नहीं बताएगा, कुछ ही मेंटर्स शायद आप लोगों को बता दें। मैं खुद IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ, वहां पर भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि यार ये सीखो, ये मत सीखो, ये ऐसे करो, वैसे मत करो। ये सब चीजें मैंने खुद ही फिगर आउट करी है, लेकिन मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ अपने सालों के एक्सपीरियंस से। हम लोग इस रोड मैप को 3 टुकड़ों में बांटेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए फ्रंट एंड की बात करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट तो भाई HTML से ही करना है, क्योंकि HTML बिल्डिंग ब्लॉक होता है वेबसाइट का। बेयर बोन स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का HTML होता है। अगर आपने HTML से एक वेबसाइट बनाई तो ऐसा लगेगा कि 1997 की 1998 की वेबसाइट है। मतलब वो वेबसाइट्स होती थी ना जिसमें बिल्कुल कोई स्टाइलिंग नहीं होती है, बिल्कुल बस ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बड़े पुराने लगते हैं, वो बनती है HTML से। वो एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए होती है। कुछ ऐसा समझ लो कि जो कार है उसकी जो बाहर की बॉडी है, जो कि आपने शायद पेंट की दुकान पे देखी भी होगी कार की, वो रख दी है। इसके बाद आती है CSS। CSS का काम होता है स्टाइलिंग करना। CSS आप लोगों को HTML के बाद सीखनी है, जो कि HTML में सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाती है और HTML की स्टाइलिंग बढ़ा देती है। HTML का एक बटन जो कि बड़ा नॉर्मल सा दिखता है, CSS लगाने के बाद काफी धमाकेदार दिखता है, काफी खूबसूरत दिखता है, और इस तरह की खूबसूरती लेकर आती है CSS। आज की तारीख में मॉडर्न CSS से आप लोग एनिमेशंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये सब मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में अपने सिखा रखा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप CSS की सारी प्रॉपर्टीज जो कि आपके काम आने वाली है। अब HTML कहां से सीखना है? आप ChatGPT से भी सीख सकते हो। HTML एकदम बेसिक है, कुछ टैग्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन CSS में एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि CSS को पूरा मास्टर करने की कोशिश करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आप CSS को मास्टर मत करो, इतना सीख लो कि हाँ आपका काम हो जाए, आपकी वेबसाइट्स बन जाए। क्योंकि अगर आप CSS को मास्टर करने बैठ गए 2 से 3 साल लगेंगे और शायद सिर्फ CSS ही करते रह जाओगे आप। वो मैं नहीं चाहता। मैंने गलती करी थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं सोच रहा था यार CSS मास्टर क्यों नहीं हो रही है, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आज भी CSS की सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं है मुझे। तो HTML CSS आपने कर लिया, उसके बाद आप आ जाओ जावास्क्रिप्ट में। अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट आप लोगों के इंटरव्यू क्रैक करवाएगी। इंटरव्यू में अगर आप लोग जाते हो वेब डेवलपमेंट के, तो आप लोगों से जावास्क्रिप्ट ही पूछी जाती है। और ये जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो आपने अगर सही से कर ली, मॉडर्न वाली, एसिंक अवेट हो गया और आपका प्रोमिसेस हो गया, किस तरह से इवेंट लूप काम करता है, किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, कैसे एक फंक्शन को एसिंक बनाया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो इजीली आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें कि HTML CSS नहीं पूछा जाता है, जावास्क्रिप्ट पूछी जाती है बस। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट का एक बहुत अहम रोल है आपका इंटरव्यू क्रैक करवाने में। अब एक बार आप लोगों ने HTML, थोड़ी सी CSS और जावास्क्रिप्ट सीख ली, तो अब आप लोग बनाओ फ्रंट एंड लेवल के प्रोजेक्ट, जिसमें कि आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके कुछ बेसिक और यूजफुल बनाओगे। जैसे कि आप एक कैलकुलेटर बना दो, आप एक अलार्म क्लॉक बना दो, एक सिंपल सी क्लॉक ही बना दो, आप बना दो एक टिक टैक टो का गेम, आप बना दो कुछ ऐसी ऐप जो कि आपके डेटा को स्टोर करती है यूजिंग लोकल स्टोरेज, जो कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। सब कुछ पढ़ा रखा है
वैसे मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में, तो उसको आप लोग इस वीडियो के बाद एक्सेस कर लेना अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो। बट हाँ, जावास्क्रिप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट। अब इसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा CSS का एक फ्रेमवर्क सीख लो। मैं रेकमेंड करूंगा टेलविंड CSS को। टेलविंड CSS कुछ नहीं है, कुछ क्लासेस होती हैं जो कि आप लोग HTML के अंदर डायरेक्टली लगा सकते हो। मैंने वेब डेवलपमेंट के अपने जो सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स है उसमें सब कुछ बता रखा है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो टेलविंड CSS है वो डायरेक्टली CSS की प्रॉपर्टीज को क्लासेस के थ्रू लिखने का तरीका होता है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो और कस्टमाइज हो जाती है, मतलब आप टेलविंड में कस्टमाइजेशंस कर सकते हो बहुत सारे। और टेलविंड सबसे पॉपुलर CSS का फ्रेमवर्क है। तो अगर आप लोग आज की तारीख में इंडस्ट्री में उतरने की सोच रहे हो तो टेलविंड CSS ही सीखना, अनटिल अनलेस आपके पास कुछ और सीखने का कोई अच्छा रीजन ना हो। मैं आपके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बम्बार्ड नहीं करूंगा कि ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, क्योंकि सीखना तो एक ही है ना, आपको टाइम लिमिटेड है सबके पास। टेलविंड सीख लो एज अ CSS फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं बैकएंड की। एक सबसे बड़ी गलती जो कि लोग करते हैं ना बैकएंड सीखते वक्त, वो कहते हैं हम Next.js में आ जाए, हम रीमिक्स कर लें, हम कोई फ्रेमवर्क कर लें, Django कर लें। अरे भाई, सबसे पहले आप अगर जावास्क्रिप्ट सीख कर आए हो और आपके पास कोई अच्छा रीजन नहीं है कुछ और बैकएंड सीखने का, तो आप Node.js को सीखो। Node.js के साथ एक्सप्रेस को सीखो। मैंने यही अप्रोच लिया है अपने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में, आप लोगों को सिखाया है सब कुछ। और लेट मी टेल यू कि अगर आप Node.js को सीखते हो तो आप लोगों को एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वो और अच्छे से पता चलता है। फ्रंट एंड पे तो आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, बैक एंड पर भी सीख पाओगे। Node.js में कैसे आप लोग एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, कैसे सर्वर साइड एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन से, ये सब आप लोगों को पता चलेगा अगर आप लोग Node.js को इन डेप्थ सीखोगे। अभी ना ही आपको React सीखनी है, ना ही Next.js सीखनी है, ना ही Remix सीखना है, ना ही वो फ्रेमवर्क सीखना है जो आपके पड़ोसी ने शायद आपको या किसी कलीग ने आपको बता दिया हो। आपको स्टिक करना है अभी Node.js में, और तब तक सीखना है जब तक आपने एक दो प्रोजेक्ट्स Node.js और Express से नहीं बना लिए। हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा आप जाओ React.js में, React को सीखो। एक ऑप्शन हमारे पास Angular का भी है, Vue का भी है। मैं आपसे कहूंगा React सीखो। जॉब है React से रिलेटेड, React ही सीखो अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छा रीजन ना हो Angular और Vue का। एक अच्छा रीजन क्या हो सकता है? आप किसी बिजनेस को ओन करते हो या किसी बिजनेस में जाने वाले हो और उसमें ऑलरेडी ये सब यूज हो रहा है, आपको उसी में डेवलपमेंट करना है, आप Vue सीख सकते हो, Angular सीख सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता, अगर आप एक नो नथिंग बिगिनर हो, तो आप लोगों को React.js ही सीखना है। इसके बाद एक बार आप लोगों ने बैकएंड सीखकर एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दी, आप लोगों को कमी पड़ेगी डेटाबेस की। आप लोगों को पता चलेगा कि यार डेटा भी स्टोर करना होता है, वो भी सर्वर साइड पे, और वो हम करते हैं डेटाबेस की सहायता से। डेटाबेस में एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है MongoDB। रेकमेंड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख कर आ रहे हो, और एक बार आप जावास्क्रिप्ट सीख कर आते हो तो MongoDB आप लोगों के लिए सीखना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि ये काफी जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटेक्स पर काम करता है। बहुत सारे ORMs हैं जैसे कि Mongoose और Prisma। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को Prisma, बट बिना ORM के भी हम लोग अभी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ORM क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट MongoDB आप लोग सीखो इन डेप्थ, और एक बार आपने सीख लिया तो अब आप लोग एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन चुके हो। React आपने सीखा, MongoDB आपको पता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको पता है, Tailwind आपको पता है। आप अच्छी दो चार एप्स React को यूज करके प्लस Vite को यूज करके, सब कुछ मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में अगेन बता रखा है, आप बना सकते हो। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को यूज करना है कुछ ऐसे टूल्स का जो कि आपके डेवलपर एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लर्क नाम का एक टूल है जो कि आप लोगों को यूजर ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा। अगर आप लोग अपना यूजर ऑथेंटिकेशन बनाएंगे तो आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन क्लर्क इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप React में या Next.js में क्लर्क का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो कि आपकी पूरी वेबसाइट की है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्व होकर आपको मिल जाती है। आपके सारे यूजर्स, कब कौन से यूजर को कैसे लॉगिन कराना है, इसके सारे यूटिलिटी फंक्शंस आप लोगों को क्लर्क में देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी ऐप सही से नहीं बनाई है या फिर लोड बहुत ज्यादा आ गया आपकी ऐप में और आपकी ऐप ब्रेक हो जाती है, तो कम से कम जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है ऑथेंटिकेशन और आपके यूजर्स का डेटा, वो सेफ रहेगा। क्लर्क आप लोगों को प्री बिल्ट कंपोनेंट्स देता है जो कि आप लोगों को साइन अप, लॉग इन और यूजर का जो अकाउंट्स पेज है वो बनाने में हेल्प करते हैं। डेवलपर एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्लर्क बहुत बढ़िया है, और सबसे बढ़िया बात क्लर्क के बारे में यह है कि इसकी प्राइसिंग काफी बढ़िया है, यानी कि शुरू के 10,000 यूजर्स के लिए आप लोगों को क्लर्क एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को मिलता है। और अगर आपकी ऐप उससे ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स में स्केल होती है तो ऑब्वियसली आपके यूजर्स आपको पे भी कर रहे होंगे, एंड यू कैन ऑलवेज स्केल अप एंड पे फॉर देयर $25 प्लान। और हाँ, अगर आप लोग एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो इवन उससे भी बड़े प्लान पर आप लोग जा सकते हैं। क्लर्क इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक क्लर्क फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मैं क्लर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट जरूर करना। जब भी हम लोग एंगुलर, रिएक्ट या व्यू में अपनी ऐप को बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम जो कि हमें आती है वो ये है कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मतलब कि आप लोग अपनी ऐप में रॉ SQL क्वेरीज को कभी नहीं लिखना चाहेंगे, और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ORM को, which stands for ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये बेसिकली आप लोगों की एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और आप लोगों को एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग टू योर डेटाबेस। अब मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि Mongoose और Prisma दो काफी पॉपुलर
ORM से, ड्रिजल करके भी एक आता है, बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मोंगूस से स्टार्ट करें और उसके बाद प्रिज्मा में भी माइग्रेट करना काफी इजी है। अब एक बार आप लोगों ने MongoDB सीख लिया तो एक बहुत बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्केलिंग के बारे में, शार्डिंग के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में, वर्टिकल स्केलिंग के बारे में, कैसे एक बड़े प्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम को रन करना है उसके बारे में सीखने लग जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग कि मैं ये रेकमेंड नहीं करता। एज अ वेब डेवलपर आपका काम क्या है? वेबसाइट्स बनाना, ना कि आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो जो कि होस्ट करोगे ये सब चीजें। तो उसमें बहुत ज्यादा मत घुसो जब तक आपने अपने आप को एक सफल डेवलपर नहीं बना लिया। फोकस्ड रहो। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें सीखने के लिए चले जाते हैं, वो कहते हैं यार चलो थोड़ा सा डेवऑप्स सीख लेता हूँ, यार ये तो बहुत हो गया। थोड़ा सा सीखना आप, बट पहले आपकी प्रायोरिटी जो होती है वो होनी चाहिए कि आप एक सफल वेब डेवलपर बनो। अब इसके बाद डेटाबेस की एक और चॉइस है SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें पोस्टग्रेस और MySQL एक बहुत पॉपुलर चॉइस माने जाते हैं। कब यूज करना है ये आपको? जब आप लोगों के जो रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो बहुत इंटेंस हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को यूजर्स बहुत तेजी से हिट कर रहे हैं और आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है अलग अलग टेबल्स में और आप लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत है उस डेटा को, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर्ड है और आप लोगों को ज्वाइन लगाकर एक पर्टिकुलर व्यू बनाने की बार बार जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके पास स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है तो आप लोग पोस्टग्रेस SQL या MySQL का इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में MongoDB से भी वो सारी चीजें हो जाती हैं और MongoDB भी काफी स्केलेबल है, बट अगेन कभी कभी आप लोगों को SQL भी सीखना पड़ सकता है अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन SQL में लगी है तो। बट मैं कहूंगा MongoDB सीखो, SQL को थोड़ा सा टाल दो, जब आपके पास एक गुड रीजन होगा तो सीख लेना। अब इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं कुछ मस्ट नो टेक्नोलॉजीज के बारे में। सबसे पहली है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है? देखो जावास्क्रिप्ट जब हम यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा इनडिसिप्लिन अलाउड होता है, जैसे कि आप लोग एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो एक नंबर और उसके बाद आप एक स्ट्रिंग असाइन कर दोगे उसको, बट इस तरह का इनडिसिप्लिन जावास्क्रिप्ट को बाय डिजाइन बनाया गया है, ऐसा इसलिए आता है। तो जावास्क्रिप्ट को बाय डिजाइन ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन होती थी एक ब्राउजर में, वो पुरानी लिखी हुई जावास्क्रिप्ट जो है वो अपडेटेड ब्राउजर्स में रन नहीं होती अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को ही ऐसे बहुत ही एक्यूरेटली अपडेट करते तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के सारे वर्जन्स अच्छी तरह से चल पाए ब्राउजर में, इसलिए जावास्क्रिप्ट कोशिश करती है कि यार एरर थ्रो ना करे, ज्यादा आपके फंक्शन को रोके ना, पार्स कर दे सब कुछ। और जावास्क्रिप्ट बाय डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि उसमें बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जो कि अनइंटेंशनल बग्स आपकी एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए बनाई गई टाइपस्क्रिप्ट जिसमें टाइप सेफ्टी होती है, यानी कि वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एनफोर्स करती है आप लोगों के लिए कि आपने अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर आपने नंबर डाल दिया तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक डिसिप्लिन कोड के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग टाइपस्क्रिप्ट को सीखें, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट आप लोगों को 1 से 2 घंटे में समझ में आ जाएगा क्या है टाइपस्क्रिप्ट, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कंपनीज इसको यूज करती हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है जिसको मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा वो है Next.js। Next.js वर्सल के द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, काफी पॉपुलर है अमंग डेवलपर्स जो कि अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनाकर काफी पैसे भी कमा रहे हैं आज की तारीख में। मैं कहूंगा आप लोग React के बाद Next.js पर आ जाएं और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको Next.js के अंदर ही बनाएं। रीजन इसका ये है कि Next.js के अंदर होती है फाइल बेस्ड राउटिंग जो कि बेहद आसान बना देती है आप लोगों के लिए एप्लीकेशंस को बनाना। आपको React राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की राउटिंग एकदम फाइल बेस्ड राउटिंग हो जाती है। मिडलवेयर वगैरह बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। टेलविंड ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती है जब आप बनाते हैं ग्रेट नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप। ये सब चीजें सिग्मा में आप लोगों को बताई है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, प्लस SEO से रिलेटेड फीचर्स होते हैं Next.js के अंदर, यानी कि आपका SEO ऑटोमेटिक हो जाता है। आप लोगों के लिए SEO खराब करना मुश्किल हो जाएगा, अच्छा करना नहीं, खराब करना मुश्किल बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर आप Next.js यूज कर रहे हैं और आपका SEO खराब हो रहा है बेहद ज्यादा, तो आप एक बहुत ही आपका मतलब अप्रोच बहुत ज्यादा गलत होने की जरूरत है ये करने के लिए। आसान नहीं है Next.js में एक बहुत ही घटिया SEO वाली वेबसाइट बनाना, क्योंकि एक तो फीचर्स इनबिल्ट है बहुत सारे, प्लस बहुत चीजें ऑटोमेटिकली होती है Next.js में। तो एज अ डेवलपर अगर आप लोग एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि Next.js ऑटोमेटिकली क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए करके रखता है। जैसे कि कैशिंग आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली Next.js कर देता है, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो काफी फास्ट हो जाती है। इन माई ओपिनियन ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है अगर आप लोग अपनी साइड हसल्स पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक ऐप बना सकते हैं जिसको फ्रीमियम मॉडल पे डाल सकते हैं, रेजर पे का इंटीग्रेशन के पेमेंट गेटवे लगा दो और उसके बाद आप लोग पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। क्या मालूम आपका SaaS इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग आपका फ्री प्रोडक्ट देखने के बाद और यूज करने के बाद इतने इंप्रेस हो जाएं कि वो आपको पैसे देना स्टार्ट कर दे। ऐसे बहुत सारे पैसे लोगों ने कमाए हैं, एंड इन माय ओपिनियन इन 2025 देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ वेटिंग टू बी बिल्ड यूजिंग SaaS। अब इसके बाद बात करना चाहूंगा कुछ और टेक्नोलॉजीज की। मार्केट में वेबसाइट्स बनाने की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि Django एक हो गई, Flask एक हो गई, Streamlit से भी बन जाती है वेब ऐप, जावा से भी बन जाती है, रूबी
ऑन रेल से भी बन जाती है। Next.js और Node.js तो मैंने बताई आपको। एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भाई सीखें कौन सा। तो देखो ये तो आइडियल पाथ था जो कि मैंने अभी तक आपको बताया, बट अगर आप लोग डेटा साइंस इंटेंसिव एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आप Django सीखो या Flask सीखो, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये पाइथन में काम करते हैं। और अगर आपके बैकएंड को आप पाइथन से पावर करना चाहते हो तो बाय डिजाइन आपका बैकएंड पाइथन में रन होगा अगर आप लोग Flask या Django यूज कर रहे हो तो। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी अगर आप लोगों ने बैकएंड की सीख ली ना, तो आप लोगों को बाकी टेक्नोलॉजीज काफी आसान लगने लग जाएंगी। आप कुछ ऐसा समझ लो कि आपने बाइक चलाना सीख ली या कार चलाना सीख ली, फिर आपके पास एक नया मॉडल आता है कार का, तो आप बस ये पूछते हो कि यार किस तरह से चलती है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, और ड्राइव फिर आप कर लेते हो, 1-2 दिन में कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एंड यही कहानी इस तरह के बैकएंड फ्रेमवर्क्स की भी है कि आप लोगों को इनिशियली जो है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, लूप्स का कॉन्सेप्ट, ये सब स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। फिर आप लोग जब आओगे एक नए फ्रेमवर्क में, जैसे आपने कभी फ्लास्क में कोडिंग नहीं करी, Next.js कर रखी है, Django भी इजीली हो जाएगी अगर आपको पाइथन आता है तो अगर आप लोगों को स्विच भी करना पड़ गया ना फ्रेमवर्क, तो आप इजीली कर पाओगे। तो कभी डरना मत कि यार आज मैं Next.js यूज कर रहा हूँ, कल मुझे फ्लास्क में काम करने की जरूरत पड़ गई तो, परसों रूबी में काम करने की जरूरत पड़ गई तो। बी रेडी फॉर दैट। ये आपके डेवलपर लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, आपके साथ ये होगा ही होगा। आपने पूरी ऐप रीबिल्ड कभी अगर नहीं करी है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप लोग एक डेवलपर हैं, हम लोग पूरी एप्स पे काम करते हैं एक 2-2 हफ्ते, और उसके बाद हमें बताया जाता है कि यार रीराइट मारो पूरे कोड बेस का। मैंने पर्सनली किया है, एक बार नहीं कई बार किया है, एंड इनिशियली फ्रस्ट्रेटिंग होता था, आज की तारीख में नहीं होता यार फ्रस्ट्रेटिंग, लेट मी टेल यू। अब PHP भी बहुत बढ़िया है, और मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप लोग सिर्फ एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस की सहायता से बना सकते हो। वर्डप्रेस इज वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर ब्लॉग्स। PHP से तो पावर्ड है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि PHP भी एक काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। कुछ ऐसा नहीं है कि PHP से बनी हुई एप्लीकेशंस ब्रेक हो जाती हैं, या PHP बुरी है, या PHP वाला जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेवलपर एक्सपीरियंस की हम बात कर सकते हैं कि मॉडर्न जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें थोड़ा बेटर है, बट अगेन अगर PHP के द्वारा वर्डप्रेस बना हुआ रखा है और सालों से चलता आ रहा है, जिसपे सालों से डेवलपर्स ने काम किया है, और मुझे बनाना ब्लॉग ही है, तो मैं वर्डप्रेस यूज करूंगा क्योंकि वो फ्री है और मैं यूज कर सकता हूं उसको अपने सर्वर पर 1 क्लिक में इंस्टॉल करके। तो रीइन्वेंट मत करो चीजों को, क्योंकि अगर आपको ब्लॉग ही बनाना है ना तो वर्डप्रेस यूज कर लो। अब बात करते हैं कुछ और टेक्नोलॉजीज की जो कि आपको मस्ट आनी ही चाहिए, और उनमें से पहली टेक्नोलॉजी जिसकी बात करूंगा वो है गिट एंड गिटहब। आप लोगों को गिट एंड गिटहब आना ही चाहिए भाई। अगर आप लोग यूज नहीं करना चाहते ना गिटहब को, तो सबसे पहले गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करके और गिटहब डेस्कटॉप को चलाना सीख लो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया 10 मिनट में कैसे आप लोग गिटहब पे अपनी ऐप को पुश कर सकते हो, बट गिट पर टाइम स्पेंड करके उसको सीखो फॉर श्योर। इसके बाद जो एक और चीज आप लोगों को आनी चाहिए वो है डिप्लॉयमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग AWS की सारी जो सर्विसेज हैं वो सीख लो और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये सीख लो कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं और आप एकदम सिस्टम डिजाइन वाले डोमेन में चले जाओ। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि इस ऐप को डिप्लॉय करना है तो आपको आना चाहिए। Next.js में कर रहे हो, वर्सल डिप्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट थिंग, फ्री में हो जाता है। हाँ एक लिमिट तक होती है फ्री, अगर आप लोगों की ऐप पे ट्रैफिक बढ़ गया तो कहीं ना कहीं स्केल अप करना पड़ेगा, बट अच्छी बात है ना। अगर आपको स्केल अप करना पड़ रहा है इसका मतलब आपके ऐप पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कि आपकी ऐप से आप पैसे कमा रहे हो, विच इज गुड। इसके लिए मैं एक और सर्विस रेकमेंड करूंगा, एंड अगेन ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, वो है डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन को आप लोग सीख सकते हो। डिजिटल ओशन पर ऐप प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल ओशन पर आप लोग डेटाबेस बना सकते हो, और डिजिटल ओशन AWS से सीखना थोड़ा सा आसान है प्लस चीप भी है। लेकिन अगर आप लोग रिलायबिलिटी की बात करें, यानी कि एक बड़ा स्टार्टअप अगर मुझे लॉन्च करना है तो मैं AWS पे करूंगा। मैं इस डिस्कशन को बहुत शॉर्ट रखूंगा और फ्यूचर में कोई वीडियो बना दूंगा इस पर, बट अगेन आप डिजिटल ओशन प्लस वर्सल सीख सकते हो। AWS से आप इनिशियली थोड़ा सा दूर रहो। अब अगेन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ AWS बुरा है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपको नहीं सीखना है। आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो AWS की सर्विसेज आप लोगों का काफी टाइम खाएंगी अगर आप लोग उसको सीखने बैठ गए कि कैसे वेब काम करता है, कैसे क्लाउड फ्रंट काम करता है, कैसे AWS की मीडिया सर्विसेज काम करती है। ये सब आपको अभी नहीं सीखना है, दूर रहो। डिजिटल ओशन सीखो, वर्सल सीख लो, और अगर एक और स्टेप अहेड जाना चाहते हो तो आप MongoDB की एक मैनेज सर्विस होती है जो कि होती है MongoDB Atlas। वो MongoDB का अपना होस्टिंग सॉल्यूशन है डेटाबेस का, वो भी आप सीख सकते हो। बट अगेन ये वाले डोमेन में बहुत ज्यादा मत घुसना, मैंने गलती करी है अपने अर्ली डेज में। उस टाइम पर मैं थोड़ा पछताया कि यार वेब डेवलपमेंट में डिले करके कहां किस डोमेन में घुस गया हूं। मैं डॉकर कुबरनेटिस तक आ गया, मुझे लगा कि यार मैं मतलब एक वेब डेवलपर तो सही से बन नहीं पा रहा हूं, ये सब चीजें कर रहा हूं, उलझ गया था। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ वो, आप मत उलझना। अब बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स की, जो मेरे ओपिनियन में चेंज होने वाले आने वाले टाइम में। तो सबसे पहला तो AI है। आप लोगों को AI की सहायता से वेबसाइट बिल्ड करना आना चाहिए, प्लस AI टूल्स की सहायता से कंपोनेंट्स बनाने आने चाहिए। इसके लिए आप लोग V0 by Vercel को चेकआउट कर सकते हैं, बोल्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं कर्सर AI को, जो कि एक AI पावर्ड टेक्स्ट एडिटर है। इन सब चीजों के इस्तेमाल से वेबसाइट्स को बनाना बहुत ईजी होने वाला है आने वाले टाइम में, और डेवलपर से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो AI डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और डेवलपर से एक्सपेक्टेशन
इंोवेशन को भी बढ़ाएगा। PWAs जो कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हैं वो आने वाले टाइम में इन माय ओपिनियन बहुत बढ़ने वाली हैं। अगर आपको नहीं पता PWAs क्या होता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊं, इन ब्राउजर अगर आप लोग रन कर रहे हो एक वेबसाइट को तो आप उसको एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग आने वाले टाइम में और मेन स्ट्रीम होने वाली है और सर्वरलेस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। गिटहब कोपायलट एकदम फ्री है, उसको जरूर आप लोग इंस्टॉल करो और देखो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या बढ़ा रहा है। अगर बढ़ा रहा है तो उसके पेड प्लान पर स्विच कर लो, क्योंकि अगर आप लोग इतना ज्यादा यूज करते हो गिटहब कोपायलट को कि उसका फ्री टियर आपने एग्जॉस्ट कर दिया तो आप यूज कर सकते हो यार उसका पेड प्लान भी। एआई का इस्तेमाल आप कुछ इस तरह से करो कि आप अपनी छोटी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके एआई को दे रहे हो। एआई से ये मत बोलो कि मेरी ऐप बना दो, एआई से ये बोलो कि मेरे नैव बार के इस पर्टिकुलर चीज को ऐसा बना दो, और ऐसे में आप लोग का डेवलपमेंट इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरीज की। एक फ्रंट एंड डेवलपर की ग्लासडोर के हिसाब से एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम है। वही मैं बात करूं बैकएंड की तो ग्लासडोर के हिसाब से तो 8 लाख पर एनम है, लेकिन अच्छे बैकएंड डेवलपर्स इजीली 20 लाख पर एनम कमा लेते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में बैकएंड डेवलपर्स हैं बहुत सारे जिनसे मैंने बात करी एंड वो इजीली 20 LPA कमा लेते हैं। 1-2 साल का एक्सपीरियंस उनको है बट वो कमा लेते हैं, बट दे आर रियली गुड डेवलपर्स। मैं 1-2 एक्सेप्शनल डेवलपर्स को जानता हूं जो कि इवन 40 लाख पर एनम भी कमाते हैं थ्रू रिमोट जॉब्स जो कि वो यहाँ से बैठकर यूएसए में करते हैं। बट अगेन होता है ऐसा भी, तो कभी ये मत सोचो कि एवरेज सैलरी मैंने 8 बताई है तो 8 ही कमाओगे आप भी। नेक्स्ट जेएस पर काम करने वाले डेवलपर्स अक्सर 15 लाख पर एनम कमा लेते हैं अगर वो लोग लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। ये बात हो गई कुछ सैलरीज की, बट अगेन जो एग्जैक्ट सैलरी है जो आप कमाने वाले हो ये किसी को नहीं पता कि कितनी कमाने वाले हो। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है वेब डेवलपमेंट के बारे में, कि आप लोग सिर्फ सैलरी से पैसा नहीं कमाओगे। आप शायद अपनी एक ऐसी ऐप बना दो जिससे कि आप लोग बहुत सारे पैसे कमाओ फ्रीमियम मॉडल का इस्तेमाल करके। मे बी आप एक ऐसा टूल बना दो जिस पर आप गूगल एडसेंस या और भी बहुत सारी एड सर्विसेज होती हैं वो लगाकर पैसे कमा लो। यू गॉट द पॉइंट यार, कि आप लोग अगर एक अच्छे वेब डेवलपर हो यू विल फाइंड वेज टू मेक मनी, तो उसको कभी चेज मत करो। चेज एक्सपर्टीज इन वेब डेवलपमेंट एंड मनी विल चेज यू। विद दैट सेड आई होप आप लोगों को एक अच्छा रोड मैप मिल गया होगा 2025 को एक ग्रेट स्टार्ट देने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।